अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ राउंड अप के साथ डॉक्टर हामिद खान। नाजरीन, आज पाकिस्तान में 3 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं और तीनों डेवलपमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे से जुड़ी भी हुई हैं, लेकिन उनके जो मराकज़ हैं वो अलग-अलग से हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। सबसे पहले तो DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसके अंदर जो उन्होंने बातें की हैं, जो इंकशाफात किए हैं और उसके साथ साथ जो उन्होंने फ़ौज के अंदर खुद एहतसाबी के हवाले से आवाम को बताया है, वो सारी चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। लेकिन वहीं पर मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें तो ये एक तरह से उन्होंने पूरी एक चार्ज शीट पेश की है, एक बड़ी रीज़निंग पेश की है सुप्रीम कोर्ट के लिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट को पैगाम दिया गया है कि जी जो आप केस सुन रहे हैं कि क्या आर्मी अदालतें यानी फ़ौजी अदालतें जो हैं वो सिविलियन का कोर्ट मार्शल या सिविलियन को सज़ा दे सकती हैं या नहीं, तो उस हवाले से फ़ैसला आने से पहले उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक सुप्रीम कोर्ट को पैगाम दिया है कि किस तरह वो आर्मी समझती है कि फ़ौजी अदालतें इंतहाई ज़रूरी हैं। और तीसरी जो आज की अहम खबर है वो है कि लंदन से दुबई अब जो है वो पाकिस्तान की सियासत का मरकज़ बनता जा रहा है और अगले 7-8-10 दिन तक बहुत ज़्यादा सियासी गहमा गहमी जो है वो दुबई में हमें देखने को मिलेगी। पहले बात कर लेते हैं DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा वाज़ेह तौर पर ऐलान किया गया कि एक लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 बड़े ओहदेदार, जिसमें गालिबन मेजर जनरल और ब्रिगेडियर शामिल हैं, और उसके अलावा कुछ और ओहदेदारों को भी 9 मई के वाक़यात में किसी न किसी अंदाज में मुलव्वस या उनका साथ देने की बिना पर ना सिर्फ उनको नौकरियों से फारिग किया गया है, बल्कि अब उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई और उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल कार्रवाई भी करने का अंदिया दे दिया गया है। इससे एक बात साबित हुई कि वो जो बात हम मुख्तलिफ अखबारात में और मुख्तलिफ जगहों पे कह रहे थे कि कहीं ना कहीं अफवाज पाकिस्तान के अंदर भी इस बात के ऊपर बड़ी कश्मकश है कि क्या इमरान खान की इस तरह से जो एकदम से रिजीम चेंज किया गया और जो कुछ इमरान खान ने पिछले 1 साल में कहा है उसके अंदर कितनी सच्चाई है, और जनरल बाजवा साहब के किरदार के हवाले से या जनरल आसिम मुनीर साहब के किरदार के हवाले से जो सवालात PTI उठा रही थी, क्या उसमें कोई हकीकत है। ये एक बड़ा अहम सवाल था। दूसरी बात ये है कि वहीं पर मेजर जनरल शरीफ ने ये बात बड़ी वाज़ेह की कि जी जो सिविलियन हैं उन्होंने जो आर्मी की जो इंस्टॉलेशंस हैं अगर उन पर हमला किया है तो उनके ख़िलाफ़ मुकम्मल कार्रवाई की जाएगी, और ये बगावत के ज़मरे में आता है, ये पूरा प्लान करके किया गया और इसको बगावत की तरह कुचला गया है। और ये है कि फ़ौज जो है वो किसी सूरत भी अपनी जो कार्रवाई है उससे पीछे नहीं हटेगी, बल्कि उन मुजरिमान तक पहुंचेगी जिन्होंने इस तरह की सारी कार्रवाइयाँ की। लेकिन यहीं पर 2 सवालात खड़े हो जाते हैं। एक तो ये है कि क्या पाकिस्तान की फ़ौज या इदारा जो है वो ये बात मान रहा है कि कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस हो रही है विद इन इंस्टीट्यूशन? अगर है तो उसकी वजूहात क्या हैं, उसका सद्देबाब क्या करना चाहिए, और उसके अंदर क्या फ़ौज के अंदर कोई ऐसा मैकेनिज़्म है जिसमें सबकी बात सुनकर उस पर बेहतर फ़ैसला किया जाए। SOPs और फ़ौज के डिसिप्लिन पर तो कंप्रोमाइज़ किसी सूरत नहीं होना चाहिए, मैं भी इस बात के हक़ में हूँ। लेकिन वहीं पर इख्तिलाफ़ राय होने की सूरत में अगर बात को सुन लिया जाए और उसके ऊपर कोई वैलिड अंदाज में उसको आर्ग्यूमेंट के तहत कायल कर लिया जाए तो मेरा ख़्याल है कि ये मामला ज़्यादा बेहतर तरीके से खुश असलूबी से तय हो सकता है। जहाँ तक वाक़यात 9 मई के वाक़यात का ताल्लुक़ है तो उसके अंदर जिस तरह कहा जा रहा है कि जी गालिबन PTI की लीडरशिप बराह रास्त मुलव्वस है, तो उसके अंदर जो एक सवाल था सहाफ़ी का, उसने काफ़ी सारे सवालात खड़े कर दिए कि वो तमाम इंडिविजुअल्स जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं उनकी ज़मानतें भी हो जाती हैं, उनके ख़िलाफ़ पर्चे भी ख़त्म हो जाते हैं और वो जैसे कहते हैं कि गंगा नहाए हुए हो जाते हैं। तो क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं? दूसरी बात ये है कि क्या जो पाकिस्तान आर्मी के जो कैंटोनमेंट के अंदर किसी भी सिविलियंस का इस तरह से अटैक कर देना पॉसिबल था या नहीं था, और इस हवाले से आर्मी ने आइंदा के लिए क्या लाहा अमल और सद्देबाब इख्तियार किया है। तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप सियासी क़ुव्वत को इस तरह से कुचलेंगे तो इससे अवाम और दुनिया को क्या पैगाम जाएगा। बिलाशुबा हम कुछ भी कर लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान एक बहुत बड़ी सियासी क़ुव्वत हैं, बल्कि तमाम सर्वेस के मुताबिक पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात हैं। तो अवामी राय को मद्देनज़र रखना और अवामी राय के साथ अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो क्या इलेक्शंस
کو دنیا مانے گی، جو کہ الیکشنز ہونے ہیں، اکتوبر میں ہونے ہی ہونے الیکشن ہیں. تو الیکشنز کے حوالے سے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا عوام کو اس طرح کی کارروائیاں قابل قبول ہوں گی. آئندہ آنے والے دنوں میں ہم اس چیز کو بہتر طریقے سے دیکھ سکیں گے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں جو آج ہیرنگ ہوئی اس میں اٹارنی جنرل صاحب نے وہی نقطہ اٹھا دیا جس کے بارے میں جسٹس منصور علی شاہ نے پہلی سماعت میں ہی کہا تھا کہ کسی کو اگر میرے بیٹھنے پر کسی بھی وجہ سے اعتراض ہے تو وہ آج بتا دے تاکہ کارروائی جب شروع ہو جائے تو اس کے بعد مڈل میں یہ بات نہ لائی جائے. اس وقت اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ نہیں جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس بینچ کا حصہ بنیں. آج وہیں پر اٹارنی جنرل صاحب کی طرف سے حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ حکومت نے یہ اعتراض اٹھایا ہے کہ چونکہ آپ کی بہت قریبی رشتہ داری ہے درخواست گزار سے، سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ صاحب سے، لہٰذا آپ اس بینچ کا بھی حصہ نہ رہیں. چیف جسٹس عمر عطا بندیال اس پر کافی برہم ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جی آپ نے پہلے کیوں نہیں کہا، اور جب ہم نے کہا تھا کہ اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ ضرور ابھی سے بتا دے، بجائے یہ کہ بعد میں جب کارروائی شروع ہو جائے تو پھر اعتراض لایا جائے. گویا کہ یہ ٹائم گیننگ ٹیکنیک کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. لیکن اس کے باوجود جسٹس منصور علی شاہ نے ان کے اعتراض کو سنا، سمجھا اور خود کو فوری طور پر بینچ سے علیحدہ کر لیا، جس کے بعد بینچ ایک بار پھر ٹوٹ گیا اور بینچ ٹوٹتے ٹوٹتے 5 رکنی رہ گیا. اور اب دیکھنا ہوگا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی کا یہ بینچ کیا فیصلہ کرتا ہے. ابھی تک کی کارروائی میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے 2 چیزیں بڑی واضح کی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا پاکستان کے آئین کے اندر اس بات کی گنجائش ہے کہ سویلین کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہو. گو کہ فوجی عدالتیں بنی لیکن وہ ایک محدود مدت کے لیے آئین کی ترمیم کے تحت بنی جو کہ 2 سال کے لیے تھی. وہ 2017 سے 2019 تک کی ترمیم تھی، اس لیے اس کے اندر عمران خان صاحب کا بھی دور آ جاتا ہے اور نواز شریف اور خاقان شاہد خان عباسی کے چند مہینے بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے بعد وہ قانون خود بخود ختم ہو گیا. تو کیا کوئی نیا قانون بنایا گیا یا کس آئین کے کس شک کے تحت فوجی عدالتوں میں سویلین کا ٹرائل ہوگا، یہ دیکھنا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ کیا فوجی عدالتوں کے بعد جو اپیل کا نظام ہے کیا وہ سویلین کے پاس آئے گا، تو اس میں سویلین عدالت کے پاس کتنے اختیارات ہوں گے اور ان پہ کیا اپیلیں کس طرح سنی جائیں گی. اس حوالے سے عدالت نے اب آئندہ آنے والے دنوں میں فیصلہ کرنا ہے کہ کیا فوجی عدالتیں قائم ہو سکتی ہیں سویلین کے احتساب کے لیے کہہ لیں یا سزائیں دینے کے لیے یا نہیں. ابھی تک کوئی اسٹے آرڈر تو جاری نہیں ہوا، لیکن ایک اہم بات کی سپریم کورٹ نے اور وہ یہ کہ ان 102 افراد کے جرائم کی لسٹ مانگ لی جن کی وجہ سے ان کو فوجی عدالتوں کے حوالے کیا گیا ہے. کیونکہ یہ بات اٹارنی جنرل نے آج تسلیم کر لی کہ ٹوٹل 102 افراد ہیں جو کہ فوجی عدالتوں کے حوالے کر دیے گئے ہیں اور ان کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہو رہا ہے. تو ان کی لسٹ کے ساتھ ساتھ عدالت نے کہا کہ ان کے جرائم اور ان پر لگے گئے الزامات کی تفصیل بھی کل تک مہیا کی جائے. دیکھنا ہوگا کہ فوجی عدالتوں کا کیس آگے کیسے بڑھتا ہے. لیکن آج کی DGISPR کی پریس کانفرنس اور سپریم کورٹ کی کارروائی کو اگر ملا کر دیکھا جائے تو ایک بات نظر آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ اب دباؤ کا شکار نظر آئے گی، کیونکہ DGISPR کی طرف سے ایک واضح پیغام آیا ہے کہ فوج ہر صورت ان سویلینز کا بھی احتساب کرنا چاہتی ہے، ان کو سزا دینا چاہتی ہے اور آرمی اپنے قانون اور اختیار کے تحت ان کو سزا دینا چاہتی ہے. تو ایک طرح سے یہ ایک پیغام تھا جو کہ سپریم کورٹ کو ملا. اب دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ اس کے بعد کس انداز میں اگلے قدم بڑھاتی ہے. لیکن کوشش اور دعا اس چیز کی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہتر ہو اور جو بھی فیصلہ ہو وہ پاکستان کے آئین، قانون اور اسلام کی بنیادی اساس کے مطابق ہو، انصاف کے تقاضوں پر پورا اترتا ہوا ہو. فوجی عدالتیں ہوں یا سویلین کورٹس ہوں، انصاف ملنا اور انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے. یہی وہ واحد حل ہے جس میں استحکام اور مستحکم پاکستان کا ٹارگٹ حاصل کیا جا سکتا ہے. آخر میں بات کروں گا، جتنی بھی لندن میں لیڈرشپ اکٹھی تھی وہ ساری تقریباً جو ہے وہ اب دبئی پہنچ گئی ہے. نواز شریف صاحب بھی دبئی، زرداری صاحب بھی، بلاول بھی، تحریک استحکام پارٹی کے جو نمائندہ ہیں اون چودھری صاحب وہ بھی، اور بھی بہت ساری، اور سب سے کچھ اہم سرکردہ شخصیات مختلف اداروں سے بھی دبئی پہنچ کر نواز شریف صاحب سے ملاقات کر چکی ہیں. گویا کہ الیکشنز کے لیے روڈ میپ تیار ہو رہا ہے اور یہ طے کیا جا رہا ہے کہ کیا الیکشنز جو ہیں وہ 60 دن میں ہونے چاہیے کہ 90 دن میں ہونے چاہیے. نگران حکومتیں 60 دن کے لیے آنی چاہیے یا 90 دن کے لیے نہیں آنی چاہیے.
सो इस हवाले से अब रोड मैप तय हो रहा है। इलेक्शंस के हवाले से अब नवाज शरीफ साहब की और बिलावल साहब की जो मुलाकात है वो इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गई है, और ये भी तवक्को की जा रही है कि आज बिलावल साहब और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात होगी, और गालिबन ईद से एक दिन बाद या एक दिन 2 दिन बाद आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात के बाद 2 अहम अमूर फाइनल हो जाएंगे। एक ये कि इलेक्शन 60 दिन की निगरान हुकूमत के साथ होने हैं या 90 दिन की, और दूसरा नवाज शरीफ साहब की वापसी कब होगी। आप सबको पता होगा कि 2 दिन पहले कानून में आइन के अंदर तरमीम करके नाअहली की सज़ा को 5 साल कर दिया गया है, और इस तरमीम की वजह से जहांगीर तरीन साहब और नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो ताउम्र नाअहली की तलवार है बज़ाहिर तौर पर वो उतार दी गई है। अगर इसके खिलाफ कोई अदालती कार्रवाई ना हुई तो मेरा ख्याल ये है कि नवाज शरीफ साहब की नाअहली जो है वो अब ख़त्म हो चुकी है आइनी तरमीम के तहत, और इसीलिए उसके ऊपर फौरी तौर पर कायम मुकाम सदर जो हैं सादिक संजरानी साहब से दस्तखत भी करवा लिए गए हैं, क्योंकि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी जो हैं वो हज की सादत हासिल करने हरम शरीफ पहुँचे हुए हैं। सो इन दिनों के लिए जो कायम मुकाम सदर हैं वो तमाम सदारती इख्तियारात रखते हुए उस तरमीम के ऊपर दस्तखत कर चुके हैं। तरमीम पे दस्तखत हो गए, जिसका नतीजा ये है कि अब 5 साल से ज़्यादा किसी भी जुर्म में नाअहली नहीं रहेगी। नवाज शरीफ साहब वो 5 साल पूरे कर चुके हैं, लिहाजा अब नवाज शरीफ साहब अगला इलेक्शन लड़ने के अहल नज़र आ रहे हैं। जहांगीर तरीन भी नाअहल हुए थे, 5 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, वो भी अहल नज़र आ रहे हैं। तो गोया कि वो जो हमें एक स्क्रिप्ट सा नज़र आ रहा था, कोशिश की जा रही है कि इमरान खान PTI को माइनस रख कर बाकी सारी ताकतों को मिलाकर उसमें जहांगीर तरीन भी शामिल हों, काफ लीग से चॉइस सरवर और चॉइस शुजात शामिल हों, इसी तरह PDM की मौलाना फजलुर रहमान और दूसरी जमातें शामिल हों, पीपल्स पार्टी शामिल हो, नून लीग शामिल हो, इनको मिलाकर कोई मरकज़ में मखलूत सी हुकूमत बना ली जाए। सिंध एक बार फिर आसिफ जरदारी साहब के इख्तियार में चला जाए। KPK की कोशिश की जाएगी कि फजलुर रहमान और इस तरह की बाकी जमातों को मिलाकर PTI को आने से रोका जाए, और पंजाब के अंदर वही बात होगी कि पंजाब को एक बार फिर एक तरह से कहा जाता है कि शायद जहांगीर तरीन साहब चाहते हैं कि उनकी मर्ज़ी का किंग मेकर की हैसियत से उनको वज़ारत आला जो है वो पंजाब की मिले, यानी उनके किसी नुमाइंदे को या ख़ुद उनको। देखना होगा क्या होता है, लेकिन ये नज़र आ रहा है कि अब आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान में इंतखाबात के हवाले से सियासत तेज़ी से बदलेगी, और बहुत सारे दोस्त दुश्मन बनते नज़र आएंगे और बहुत सारे दुश्मन दोस्त बनते नज़र आएंगे। पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि अवाम की यादाश्त बहुत छोटी है, ना तो अवाम याद रखते हैं पहले कौन किसके ख़िलाफ़ था, ना अवाम को ये याद रहता है कि पहले किसने क्या वादे किए थे, और हम अपनी छोटी यादाश्त की बिना पर वक्ती तौर पर फ़ैसले करते हैं, चाहे वो जलसे हों, जुलूस हों या वोटिंग वाला दिन हो। ज़रूरत इस अमर की है कि कौम अपनी यादाश्त को पक्का और मजबूत करे और सोच समझ कर फ़ैसला करे, और इसी में पाकिस्तान की बेहतरी है। फ़ैसले जो हैं वो अवाम के इख्तियार में होते हैं, वोट की ताकत से होते हैं, और कोशिश की जाए कि वोट की ताकत को भरपूर इस्तेमाल किया जाए, तो शायद फिर कोई भी फार्मूला जो है वो ऊपर से लागू नहीं किया जा सकता है। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह न्यूज़ राउंड अप के साथ फिर मुलाकात होगी। डॉक्टर हामिद खान अल-मशरिकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Sending money